आज दूसरे सत्र में मुझे भिक्खुनी संघ बुद्ध शासन के विकास के संबंध में बोलने के लिए विषय दिया है। हम लोग एकेडमिक एजुकेशन जैसे मिलता है, जिस प्रकार से डॉक्टर जो हमारे जालंधर से आई हुई, जिन्होंने प्रेजेंटेशन के साथ एक एक मुद्दे पर बात रखी, मेरा जो जीवन परिचय है वो हम लोग तूफान में दिए की तरह से तैरते हुए दिया कब बुझेगा कब जलेगा इस तरह से गया हुआ है। इसलिए हमें एक एक मुद्दे पर बोलने के बोले तो 2-2 3-3 घंटे बोल सकते हैं। अब जैसे 10 मिनट में विचार रखना है तो कौन सा विचार रखेंगे 10 मिनट में। लेकिन यहाँ पर बहुत सी भिक्खुनियाँ जो बैठी हुई है, ये हमारे जीवन में हमने उनको देखा है, आंदोलन में आते हुए देखा है। बुद्ध गया के आंदोलन में मेरा जीवन माने जन्म हुआ है। बुद्ध गया का जो महाबोधि महाविहार है, उस आंदोलन में मेरा जीवन शुरू हुआ। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था उस समय में, और मैं पीएचडी का मेरा जो सब्जेक्ट था गुरु रविदास और उनकी परंपराओं पर बुद्ध धम्मा का प्रभाव, सामाजिक और दार्शनिक विश्लेषण, ये विषय इसलिए था कि मुझे जो एमए में पढ़ाया, मैंने बीए एमए दोनों समय में पढ़ाया, उसमें हमारे जो प्रोफेसर लोग थे, डॉक्टर सुशीला मूल जाधव, वो मूल मैडम बाबा साहब के धर्मांतरण का जो डेकोरेशन था उनके पिताजी ने लगाया हुआ था, रमापति डेकोरेशन। मूल मैडम ने मुझे बीए को पढ़ाया, एमए को पढ़ाया। तो उस समय हम लोग चर्चा करते थे जातक कथाओं पे, मिलिंद प्रश्न पे, और उस समय बातें आती थी कि भगवान बुद्ध ने ये गुरु धर्म की जो बातें आती है ये शंकास्पद है, क्योंकि हम नहीं मानते थे। हम लोग जब स्टूडेंट थे तब से तथागत बुद्ध भेदभाव करते हैं या भेदभाव किया होगा, ये शंका वाला मामला था। पाली के ढेर सारे सूत्रों का जब अध्ययन करते थे तो तब हम शंका करते थे कि ये तथागत ने नहीं कहा होगा। ये जब लिपिबद्ध हुआ, इस देश में 2 संस्कृतियां, समन और वमन, जब से ये र आया है तब से संस्कृताइजेशन हो गया, पाली भाषा का भी संस्कृताइजेशन हो गया। मैं अभी गुजरात में वर्षावास कर रहा हूँ, मेरा 28वां वर्षावास गुजरात में है। इसके पहले मेरे 4 वर्षावास थाईलैंड में हुए। 1 वर्षावास के लिए गया था, लेकिन कोरोना पीरियड के चलते 3 वर्षावास मुझे और थाईलैंड में करने को मिले। तो आज मैं कुछ सूचना करूंगा, कुछ जानकारी दूंगा। ये क्षमा याचना करते समय में ओकाश वंदामि भन्ते, जितने भी सारे लोग बोलते हैं ओकाश वंदामि भन्ते द्वारत्थे न मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमा तू में भन्ते। ये तू शब्द पर मुझे आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है कि पूज्य गुरुजी चंद्रमणि महाथेरो, इन्होंने बाबा साहब को धम्म दीक्षा दी है 30 पंचशील के साथ, और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा के साथ जनता को दीक्षा दी। मुझे उपसंपदा देने वाले पूज्य बदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो कुशीनगर के, वो हमेशा कहते हैं कि ये महाराष्ट्र वाले लोग जो है इन्होंने उच्चारण बिगाड़ दिया है। खम तू नहीं है, खम थ में भन्ते। खम थ में भन्ते में भन्ते जी हमारे द्वारा काया वाचा मन से जो भी गलतियां हुई हो
जाने अनजाने में, मुझे क्षमा कीजिए। खमतु में होता है क्षमा करो, आदेश। तो आदेश कोई हम बनते लोगों को कहे कि हमारी गलतियों को क्षमा करो, विनती कर सकते हैं कि आप कीजिए। तो ये विनती वाला शब्द है, जिसे ये गड़बड़ी में तू में बदल देने से, मैं गुजरात के अंदर जगह जगह लोगों को बोलता हूं, वहां तो ये क्षमा याचना है ही नहीं। गुजरात की किसी किताबों में नहीं है। क्यों? कि वहां TBMS जी के बहुत से धम्माचारी लोग काम करते रहे हैं, वो सीधे शुरू हो जाते हैं, तीसरनेन स पंचशीलं धम्मं याचामि। अब वहां पर मैंने थोड़ा सा उन लोगों से कहा है कि खमथ में बनते बोलिए। दूसरा, ये याचामय और याचामी पाली के जानकार है, उनके लिए बोल रहा हूं और भिक्खु भिक्खुनियों के लिए जानबूझकर बोल रहा हूं कि कोई व्यक्तिगत आदमी आकर के अगर वो कहता है तो मयंग बनते माने मुझे तीसरन और पंचशील दीजिए, मयंग बनते, तो आखिरी में याचामी नहीं होगा। और समूह के लिए कोई व्यक्ति आकर के और कहता है अहंग बनते, हमें तीसरन पंचशील दीजिए, तो उसमें आखिरी आता है याचामी। अभी पंचशील बोलते समय में, पंचशील लेते समय महाराष्ट्र के बहुत संख्या में लोग गुजरात के अंदर में बसते हैं और अहमदाबाद शहर में। तो महिला मंडल ने मुझे 1 सप्ताह तक के भोजन के लिए अलग अलग जगह आमंत्रित किया। तो मैंने उनको बार बार बोला है कि देखो, ये अदिन्न दाना नहीं है, अदिन्ना आ है, अदिन्ना दाना। तो महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनका प्रोनाउंसिएशन गलत है, उसको सुधार करें, समझे। अदिन्न दाना नहीं है, अदिन्ना माने नहीं दिया हुआ, दिन्ना शब्द है। हमारे इस कार्यक्रम की आयोजिका जो भिक्खुनियां हैं, उन भिक्खुनियों को मैं, विजय मैत्री जी को तो बहुत बाद में जानता हूं, क्योंकि थाईलैंड में था तब उनके फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो किताब लिखी जा रही थी, वो किताब मुझे PDF फाइल में भेजी और मैंने उसमें देखा, काफ़ी चीज़ें देखा, ये सारी शोधपूर्ण जानकारियों को देखा। और देखने के बाद चलो इतना अच्छा रिसर्च किया है और रिसर्च से कुछ बातें सामने लाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बुद्ध शासन में बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में मैं थाईलैंड में 10 दिन के लिए था। उससे पहले 4 महीने म्यांमार में रहा, वर्षावास के लिए गया था। हमारे एक मित्र है डॉक्टर नंदोबासा, वो नालंदा में पढ़ रहे थे, तब मैं बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का भिक्खु प्रभारी बना था। और बुद्ध गया के आंदोलन की वजह से बना था। वो म्यांमार के हैं। तो जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में जो महिलाएं और जो जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं आते थे, वो शाम को बुद्ध गीत, भीम गीत गाते थे, उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो मुझे कहते थे कि जब हमारे यहाँ नालंदा घूमने आते और रात को जब लोग रुकते हैं तो भजन गाते हैं मराठी भाषा में, मुझे समझता तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। वो उस समय प्रेरणा, मैंने बोलते थे कि मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है ये लोगों से। और बंगाल के बुद्धिस्ट लोगों में एक हमारी उपासिका है संगीता बरुआ, उनके घर में पुराने जो संघनायक थे आनंद मित्र महाथेरो, जो बांग्लादेश से पैदल पैदल आए थे भदंत कृपाशरण महाथेरो के साथ अनागारिक धम्मपाल जी के जमाने में बुद्ध धम्म के प्रचार में, मैंने उन आनंद मित्र महाथेरो को देखा है और 2-3 बार मिला भी हूँ। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ, उनको मिलने और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी गया था। तो बांग्लादेश के जो बौद्ध हैं, जो भारत के अलग अलग शहरों में रहते हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, इसका आंदोलन केवल महाराष्ट्र वाले ही चला सकते हैं।
क्योंकि लड़ाकू है बाबा साहब के मानने वाले लोग। और हमारे जो भंते लोग हैं, वो जो हमारे बांग्लादेश के भंते हैं, वो लोग पूजा पाठ में और विपස්සना, बंगाली लोग विदर्शना बोलते हैं विपස්සना को, तो विदर्शना में बिजी रखते हैं, कर्मकांड में बिजी रखते हैं, त्रिपिटक साहित्य में बिजी रखते हैं। लेकिन बाबा साहब के लोग जो है ये लड़ने और भिड़ने वाले हैं। तो पूरे देश में लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, ये जो धम्म की क्रांति नागपुर से हुई है, तमाम दुनिया में जो द्वितीय बुद्ध शासन, जो दूसरी बार बुद्ध शासन शुरू हुआ है, उस बुद्ध शासन की गूंज नागभूमि से ही निकली। गुरु चंद्रमणि जी, पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी, इन्होंने महिलाओं को आगे लाने का काम किया। नेपाल में जो गुरु माँ कहते हैं, पिंक कलर की जो ढेर सारी भिक्षुनिया के जैसे हैं, वो बर्मा की तर्ज पर उन्होंने, गुरु चंद्रमणि जी ने धम्मावती गुरु माँ को दीक्षा दी थी और उन्होंने ढेर सारी महिलाओं को बुद्ध शासन में लाया। जो शाक्य परिवार की महिलाएं हैं, लुम्बिनी में भी उनका बहुत बड़ा केंद्र है। गुरु चंद्रमणि जी ने जो यहाँ पर परेशानियां भोगी, जो उस समय आए थे, जिस समय यहाँ भारत में बुद्ध का नाम लोग नहीं जानते थे, बाबा साहब ने ऐसे समय बुद्ध का धम्म की दीक्षा ली है और दीक्षा दी है, जो धम्म क्रांति हुई है। जैसे आज भिक्खुनियों ने कहा कि हम लोग भिक्खुनी शब्द नहीं जानते थे, तो ये जो है पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से अभी अलग अलग राज्यों में एक तीसरा विकल्प महिलाओं के सामने, लड़कियों के सामने मौजूद है। पहले क्या होता था, बचपन से उनको एक ही दिमाग में डाला जाता है कि तेरे को शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और जिस घर गई है वही मरना है। बाबा साहब ने संविधान देकर के समानता, स्वतंत्रता, न्याय या भाईचारे का अधिकार दिए हैं, तो महिलाएं सुशिक्षित हुई, तो वो घर छोड़ के जाना है, लेकिन जाए तो कहाँ। अभी जो बुद्ध धम्म के वजह से कुछ जो भिक्खुनियां सामने आई है, इनकी वजह से अभी जो नागपुर में महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन बना, ये फाउंडेशन में आकर के शिक्षित हो सकती हैं, दूसरे को शिक्षित कर सकती है। यह एक बहुत सुंदर प्रयास है। और विजया मैत्री जो है, ये राइटर है, ढेर सारी किताबें लिखी। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ, ऐसे मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था। बहुत सी भिक्षुनियाँ जो बुद्ध गया के आंदोलन में, जिनमें 20 साल 25 साल खपाए हैं, मुझे कल नहीं पहचाना। जो वहाँ पर अपने नाला सोपारा के स्तूप पर मैं बैठा हुआ था, किसी ने भी नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि अभी 3.5 पौने 4 साल से मैं बाहर देश में और अलग हूँ। दूसरा, 25 किलो मेरा वजन कम हो गया, पहले 25 किलो ज़्यादा था। तो बहुत से लोगों ने मेरे तरफ देखा, बोला कि देखे जैसे लगता है। अभी मेरे से तो नाम पूछा और हमारी एक भोपाल वाली भिक्षुनी तो नाराज होके चली गई। उन्होंने कल भी मुझसे बात की, बोले मेरा नाम भूल गए। अरे भाई, मेरी याददाश्त खराब हो गई, बहुत शुगर का पेशेंट था मैं, हाई इसका। तो आज जो है बहुत से विषयों पर चर्चा करना चाहता था, मोटा मोटी तौर पे। तो मुख्य बात जो है, ये भिक्खुनी संघ के लिए जो बहुत सुंदर किताब लिखा है, उस किताब में जो गुरु धर्म की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण की। भारतीय माइंडसेट जो है महिलाओं का और पुरुषों का, यही माइंडसेट लगभग बर्मा में है, यही श्रीलंका में है, यही थाईलैंड में। थाईलैंड में स्त्री पुरुष समानता है, लेकिन वहाँ भिक्खुनी संघ नहीं है। वहाँ पर जो भी है वो मैची है, सफ़ेद कपड़े वाली है। मैचियों की बहुत संख्या है, बहुत से कत्थे कलर वाली भी है, बहुत सी ध्यान करने वाली भी है। और जो धम्मानंदा की जो बात है, तो उसके संबंध में बहुत से लोग, भंते लोग तो क्रिटिसाइज करते ही करते हैं,
लेकिन कुछ मेरे मित्र जो है पहले बनते थे, अब गृहस्थ हो गए, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो अपने अपने ढंग से क्रिटिसाइज करते हैं। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, समझते हैं। वो ये सोचते हैं, एक बार की बात है 2006 या 7 के दरमियान 1 महीने के लिए मैं कलकत्ते में था, डॉक्टर नंदोबासा भंते जी के बोधिसुखा मोनास्ट्री में। वहाँ बर्मा के जो भंते लोग भारत में पढ़ने के लिए नालंदा में, सारनाथ में, मगध यूनिवर्सिटी में, उन तमाम भंते लोगों को, स्टूडेंट लोगों को इकट्ठा किया हुआ था और उनको अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि धर्मगुरु लीडर होता है। उसमें मैं भी 1 महीने के लिए शामिल हुआ था। तो मेरे जो टीचर है, अमेरिकन टीचर विशाखा कावासाकी और केन कावासाकी, और 2-3 टीचर उन्होंने एक लंका से लेके आए थे, अमेरिका से लेके आए थे। तो उस समय एक दिन सब्जेक्ट रखा, भिक्खुनी संघ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारे बनते नाराज हो गए, उखड़ गए, दिन भर किसी से बातचीत नहीं करे, इस तरह का माहौल हो गया। तब मेरे दोस्त कहे कि ये विषय जानबूझ करके अब इंडियन होने की वजह से ये विषय रखा। तो विशाखा जो है वो अमेरिकन है। अमेरिकन लोग जो है डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग हैं, स्त्री पुरुष समानता की बात करने वाले हैं। तो ये विषय जो रखा और पढ़ाने के लिए रखा, तो मैंने कहा मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर मैं लड़की होता तो मुझे तो भिक्खु माने बुद्ध शासन में आने का मौका ही नहीं मिलता। अगर मैं नपुंसक होता, हिजड़ा होता, तो भी आने को नहीं मिलता। अब मैं मनुष्य के रूप में आदमी माने पुरुष पैदा हुआ हूं। अगर मेरी बहन भिक्खुनी बनना चाहे, मेरा जो मित्र है बर्मा वाला डॉक्टर नंदोबासा, उसने बोला अगर मेरी बहन भिक्षुनी बनना चाहे तो क्या हम नहीं बना सकेंगे? 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो संघ बनाया था, ठीक है वो संघ खत्म हो गया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तथागत ने बनाया हुआ संघ अरुणाचल, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ 5 राज्यों ने सुरक्षित रखा है धम्म को। भले ही वहाँ भिक्षुनी संघ नहीं था, भिक्षु भी है, थोड़ी संख्या में है, लेकिन वो लोगों ने पाली भाषा जतन करके रखी हुई है। थाईलैंड के अंदर में मैंने अभी 3-3.5 साल के अंदर में देखा, वहां पाली भाषा जतन करके रखी हुई है। पाली भाषा के शब्दों को संभाल के रखा हुआ है। लंका में जो है पाली त्रिपिटक और पाली भाषा को संस्कृताइज कर दिया गया। मैं जिन भंते के बिहार में रहा हूं, 2 वर्षावास किए मैंने दक्षिण थाईलैंड के सुराथानी माने सूरत जगह है, वहां तापी नदी भी है। वहां पर एक भंते हुए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी क्रांति भारत में की, उसी तरह से बुद्धदास भिक्खु ने थाईलैंड के अंदर क्रांति की। वो बुद्धदास भिक्खु भी बहुत बड़े उद्योगपति परिवार से आए थे, जैसे गोयनका गुरुजी परिवार से, बड़े परिवार से आए। बुद्धदास भिक्खु ने पूरे पाली त्रिपिटक का रिवीजन करके और एक नया रचना की है। और उन्होंने कहा है कि ईसा पूर्व ये 3री शताब्दी में ही भारत के ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्मों को निगलने का काम श्रीलंका जाके किया है। मुझे 2013 में अमेरिकन एक मेरे मित्र, वो चाइना में लगभग 30 साल से रहते हैं, जापानी, उनकी मिसेस है, 7 बच्चे उनके। एक बार में मैंने नागपुर मुझे मिलने आए थे, तो उनका आवाज इंडिया पे मैंने इंटरव्यू कराया था, मिस्टर चे गर्सिया। तो मिस्टर चे गर्सिया मेरे लिए पटिच्च समुत्पाद नाम का किताब वहां से थाईलैंड से लेके आए थे 2013 में, और वो किताब मैंने पढ़ा, तब समझ में आया प्रतित्व समुत्पाद जो तथागत ने सिखाया, उस तथागत ने सिखाई वाली शिक्षा को श्रीलंका में जाके क्या बदल दिया, जन्म जन्म इतने जन्म लेने पड़ेंगे, उतने जन्म लेने पड़ेंगे। बुद्धदास भिक्खु वो कहते थे बनते लोगों ने क्या है, अय्याशी वाले जगह में, बड़े बड़े ऐशो आराम के जगह में, चमकदार चीजों में नहीं, जंगल में, पहाड़ों में, पेड़ों के नीचे रहना चाहिए। तो मैंने 2 वर्षावास जंगल में पेड़ों के नीचे रह करके किया, और उन्होंने नेचर और कुदरत की सुरक्षा करना, उसके बीच रहना, शिक्षा प्राप्त करना, ये जो ट्रेनिंग दिया है, तो वो ट्रेनिंग मैंने जंगलों में रह के 2 वर्षावास में लिया, देखा। तो बुद्धदास भिक्खु के साहित्य को महाराष्ट्र के या भारत के भाषाओं में नहीं वो किया है। हम लोग ज़्यादातर हिंदी मराठी वाले लोग, वहाँ जाने के बाद वहाँ के साहित्य को मैंने देखा,
उनका यूनेस्को रिकॉग्नाइज बनते वो कैटेगरी है और बहुत उनका ये 1993 में वो गुजर गए, लेकिन उनका जो काम है त्रिपिटक साहित्य पे, बाबा साहब जब रंगून गए हुए थे छठा संगायन में, तो ये जो बुद्धदास भिक्खु है वो भी छठा संगायन में गए हुए थे थाईलैंड की ओर से। बाबा साहब जिस मकान में 7 दिन रुके थे डॉक्टर सोनी के, उस मकान को देखने का मौका मुझे मिला। मैं म्यांमार में गया हुआ था। जालंधर के हरमेश जस्सर ने मुझे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज वगैरह देते रहे और कहा कि बाबा साहब ने एक किताब, बाबा साहब जहां गए थे डॉक्टर सोनी के घर, उस किताब को हमने इंग्लिश अनुवाद किया है, तो वहां ऑथेंटिक जो लेटर है वो लेके आना। तो मैं जब वहां गया डॉक्टर सोनी का मकान खोजते हुए, तो वो मकान उन्होंने बेच चुकी थी। सुजाता नाम की जो महिला थी वो 76 ओल्ड, माने 76 साल की बुढ़िया, तो उसने कहा कि बाबा साहब आए थे उस समय 10 साल की थी मैं, और बाबा साहब बीमार थे, इसलिए वो हमारे वहाँ ऊपर नहीं रुक सके, उनका नीचे बंदोबस्त किया हुआ था। मैंने गोयंका गुरुजी की जो द्वितीय बुद्ध शासन सीडी है उसको भी बहुत अच्छे से सुना, उनके लिटरेचर को बहुत पढ़ा हुआ था। 25-26 ध्यान के शिविर किए थे, और जो गोयंका गुरुजी ने जो कुछ बताया कि यही सही है। मैं तो बाबा साहब के मिलिंद कॉलेज और औरंगाबाद के अंबेडकर कॉलेज से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। ब्राह्मणिज्म व्यवस्था से निकल करके जब मैं ये बुद्ध धम्मा में आया, तो मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण लोग, बनिया लोग मीठी भाषा मीठी छुरी से कैसे काटते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो मैं शांत नहीं बैठा, मैं बर्मा में गया, थाई में गया, विपස්සनाओं के ढेर सारे कोर्स अलग अलग देशों में किस तरह से होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसी में मैंने अपना बहुत सा समय लगा दिया। तो बड़े बड़े उद्योगपति इस देश के जो है, वो उद्योगपति ये धम्म के क्षेत्र में भी काम करते हैं। उद्योगपति लोग जो है बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं मुंबई इधर उधर, वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो ये सारे जंजाल को मैं सीखते हुए देखते हुए, भिक्षुनी संघ जो अभी बढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो आज के इस सभागार में तमाम लोग बैठे हुए हैं। जिन जिन को कोई भी सवाल करना हो, सवाल का कुछ जानकारी चाहते हो, तो जब जब भी मौका मिले आप मुझे बुलाइए, आमंत्रित कीजिए। अभी तो वर्षावास में गुजरात में हूँ। आज मेरा जो विषय था भिक्षुनी शासन या संघ शासन कैसे बढ़े, तो संघ शासन तभी बढ़ेगा जब हम आपस में बैठेंगे, आपस में मिलेंगे, साथ अपरिहार्य धर्म जो है उसको जानेंगे पढ़ेंगे, तब होगा। तो इसलिए हम तमाम लोग मिलकर के, अलग अलग राज्यों की जो भिक्षुनियाँ हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, हम लोग हमारी जो कमियां हैं, समस्याएं हैं, उन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तमाम सभी लोगों को साधुवाद। भवतु सब रक्षण सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। जी